जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस में जो आपकी पीक शेप डिस्टर्ब हो जाती है सम टाइम रूटीन एनालिसिस में, तो और इसका डायरेक्ट इफेक्ट फिर आपकी डेफिनेटली आपके एनालिसिस पे आ रहा होता है और आपके रिजल्ट ठीक नहीं आते और आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं आज इस एनालिसिस के रिजल्ट क्यों ख़राब आए, क्या वजह है। ये एक रूटीन प्रॉब्लम है, लेकिन इससे आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपकी जो पीक शेप है ये ख़राब क्यों होती है। ठीक है, इसके पीछे नंबर ऑफ जो कॉजेज़ हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। ये उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो जो एच से चलाते हैं, उनको एक आइडिया मिलेगा कि अक्सर हम काम कर रहे हैं तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, क्या वजह है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी पीक शेप पे आ रहा होता है और पीक शेप का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके एनालिसिस पे, आपके रिजल्ट्स पे आ रहा होता है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बड़ा कंसेप्ट मिलेगा आपको। जो एचपीएलसी यूजर है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है कि क्यों आपका पीक शेप खराब होता है और फिर क्यों आपके रिजल्ट खराब होते हैं। भाई मेरा यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपका जो पीक शेप है उसके ख़राब होने के पीछे कॉजेज क्या है। डिफरेंट एंगल से बात करता हूँ मैं, डिफरेंट एस्पेक्ट से हेडिंग के साथ आपको बताता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी कि क्या वजह है आपका पीक शेप खराब होता है और उसका अल्टीमेट इफेक्ट आपकी पूरे एनालिसिस पे आ रहा होता है। अच्छा, सबसे पहला जो इशू है पीक शेप खराब होने के पीछे, पहला इशू है सैंपल का इशू। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, समटाइम मैं अक्सर इस चीज़ को फोकस करता हूँ कि बाय मिस्टेकनली अगर आपने हाई कंसंट्रेशन लगा दी या आपने अपने सैंपल की प्रिपरेशन पे ऐसी कंसंट्रेशन रखी हुई है, उसकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है लास्ट डाइल्यूशन की, तो इससे हाई कंसंट्रेशन जो है डेफिनेटली वो पीक शेप को ख़राब करती है। पीक ब्रॉड भी हो सकती है, पीक टेल भी कर सकती है। ठीक है, तो अपनी कंसंट्रेशन को आपने कंसिडर करना है, डिटेक्शन लिमिट के अंदर लेके आए, लेकिन आपकी कंसंट्रेशन लोअर साइड पर होनी चाहिए, हायर साइड पर नहीं होनी चाहिए। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो पुअर मिक्सिंग ऑफ द सैंपल। ये सारे पॉइंट बताता हूँ सैंपल प्रिपरेशन के एंड से। ठीक है, अगर आपने सैंपल की ठीक तरीके से मिक्सिंग नहीं की है, इससे अक्सर लोग नेगलेक्ट कर रहे होते हैं, वो सिर्फ शेक बाय हैंड कर रहे होते हैं, हाथ से उसको शेकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ सेडिमेंट्स, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो सही तरीके से डिसॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वहाँ पर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है तो आपने प्रॉपर टेम्परेचर उसको देना है उस सैंपल को प्रिपरेशन के लिए हॉट प्लेट के ऊपर। अगर लिखा होगा आपको उसको सोनिकेट करना है या स्टीयर पे रखना है तो आप प्रॉपरली सोनिकेट करें और प्रॉपरली स्टीयरिंग करें। जब इन स्टेप्स में आप वेरिएशन करते हैं, प्रॉपर हीटिंग नहीं की, जो रिक्वायर्ड हीटिंग है, टाइम समटाइम गिवन होता है, अगर आपने वो नहीं किया है तो डेफिनेटली जो आपके कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं सैंपल के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, जो वो डिसॉल्व अपने जेनेरिक को नहीं होने देते और इससे फिर आपकी पीक एक्सट्रैक्ट भी ठीक तरीके से नहीं होती, उस मैट्रिक्स के अंदर से डिसॉल्व होकर ठीक तरीके से नहीं आती। तो जो इम्प्रॉपर जब आप मिक्सिंग करते हैं, यानी सैंपल प्रिपरेशन के एंड से बता रहा हूँ, तो इससे फिर आपका पीक शेप खराब होने के चांसेस बढ़ता है। जब आप एचपीएलसी भी जाते हैं तो वहाँ आके उसके रिजल्ट सामने आ रहे होते हैं। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंटामिनेशन। जो आपका मैट्रिक्स है, अगर वो ठीक तरीके से फिल्टर नहीं हुआ, जब आप सिंपल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, फिल्ट्रेशन करते, लिखा होता है कि वॉटमैन 41 ले, आप 40 ले लेते हैं, या 40 लिखा है या 42 लिखा है तो आप 40 यूज़ करते हैं, 41 आगे पीछे करते हैं। रिकमेंडेड, ये चीज़ रिसर्च बेस होती है, जो चीज़ रिकमेंडेड है उन्हीं चीज़ को आप फॉलो करिए। ये आपका बिहेवियर भी शो कर रहा होता है आपके काम के साथ। आप प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं करते, जब सैंपल की वॉटमैन से लिखा है आप नहीं कर रहे, आप बाईपास स्वनी फिल्टर से कर लेते हैं, ये भी लोगों की मिस्टेक्स होती है। इससे क्या होता है कि मैट्रिक्स की जो कंटामिनेशन वो चली जाती है आगे। ठीक है, तो वो कंटामिनेशन जो मैट्रिक्स की होती है, अदर देन जेनेरिक जो होता है, सैंपल के अंदर तो बहुत कुछ होता है, प्रोडक्ट के अंदर तो बहुत कुछ होता है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, एक्सीपेंट्स कहते हैं, वो इफेक्ट भी कर जाते हैं आपकी पीक शेप के ऊपर। उससे भी आपकी पीक शेप खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं और डेफिनेटली फिर वही अल्टीमेट इफेक्ट आता है और आपके रिजल्ट्स के ऊपर। तो जब मैट्रिक्स फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं करते हैं, सही तरीके से सैंपल की प्रिपरेशंस नहीं कर रहे होते हैं, इससे भी कंटामिनेशन आगे जाती है और आपका पीक शेप को खराब करती है, आपके सिस्टम को भी खराब करती है। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्प्रॉपर हीटिंग, जो मैंने अगले पॉइंट पे बता दिया। जो सैंपल का हीटिंग वाला पॉइंट है उसको आपने प्रॉपरली, जो रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है और रिकमेंडेड टाइम है, उसको आपने फॉलो करना है। वो नहीं करते तो सैंपल आपका ठीक तरीके से डिजॉल्व नहीं होता। जब डिजॉल्व नहीं होता तो डेफिनेटली उसकी प्रिपरेशन ठीक तरीके से नहीं होती। तो इन चारों स्टेप को आपको सैंपल के एंड से फॉलो करना होता है, केयरफुली देखना होता है कि ये सैंपल के एंड से जो इशू आते हैं आपकी पीक शेप को खराब करने में और आपके रिजल्ट खराब करने में। अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है मोबाइल फेज इशू। जो आपका मोबाइल फेज है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। एक पीक शेप होने खराब होने के पीछे स्टार्ट टू एंड तक बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अब मोबाइल फेज के इशू से क्या होता है कि पुअर सॉल्वेंट मिक्सिंग। आप क्या करते हैं, ठीक तरीके से सॉल्वेंट्स को, अगर जो कंपोजिशन का मोबाइल फेज है उसको ठीक तरीके से मिक्स नहीं करते। सही है, आपने मिथेनॉल लेना है या वाटर लेना है, बस डाला और जल्दी से फिल्ट्रेट कर लेते हो, डीगेस को बाईपास करती है, डीगेस कर लिया, फिल्ट्रेशन ठीक तरीके से नहीं किया, या प्रॉपरली स्टीयर पे उसको 5 मिनट तक मिक्सिंग नहीं करते।
जब मिक्सिंग नहीं करते ना तो वो डिफ्यूज नहीं करता एक दूसरे के अंदर, एयर उसके अंदर भी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मोबाइल फेस है, ये भी कॉज करता है आपकी पीक शेप के खराब होने के पीछे, इसका बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, तो मिक्सिंग आपने प्रॉपरली करनी है। मोबाइल फेस जब भी बना रहे हो ठीक तरीके से मिक्स और डिगेस किया करें। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक और चीज है, इनकरेक्ट पीएच। अगर आप मोबाइल फेस की पीएच जल्दबाजी में आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोड है, पीएच करेक्ट ठीक से मेंटेन नहीं करते, तो इसका भी डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी पीक टेलिंग पे आ होता है, आपका आरटीपी शिफ्ट हो जाता है और आपकी पीक शेप को खराब करता है। तो जब भी मोबाइल फेस की पीएच को मेंटेन करें बिल्कुल परफेक्ट, जो उसमें विद इन लिमिट्स दी हुई पॉइंट्स पे जो लिमिट होती है तो उसको हमेशा केयर किया करें, उससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो मोबाइल फेस का पीएच आपने बहुत ख्याल से मेंटेन करना होता है, और पीक के वैल्यू बड़ा रिलेट कर रही होती है जो सैंपल की है, इन दोनों का आपस में बड़ा को रिलेशन है। तो जब आप पीएच को डिस्टर्ब करते हैं तो इसका भी इफेक्ट आपकी पीक शेप पे आ रहा होता है और फिर डेफिनेटली आपके रिजल्ट खराब होते हैं। तो मोबाइल फेस की पीएच को आपने बड़े केयरफुली मेंटेन करना। इस मोबाइल फेस के एंड से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो है इम्प्रॉपर डिगेसिंग। तो मैं ऊपर भी आपको कह दिया कि आप प्रॉपरली डिगेस नहीं करते। मैंने ऐसा भी देखा कि लोगों को जो डिगेसिंग पे सोनिकेटर पे बात पे जो बॉर्डर लगते हैं मोबाइल फेस की, ऊपर से केप हटाते नहीं है। तो केप हटा के डिगेसिंग किया करें मोबाइल फेस की बोतल। अगर आपने डायरेक्ट मोबाइल फेस की बोतल के अंदर मोबाइल फेस ले लिया है, फिल्टर्स के डिगेस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर से केप हटा दिया करें। केप रख के कभी भी डिगेसिंग नहीं होता, क्योंकि वेपर्स निकलेंगे नहीं, गैस इवॉल्व ही नहीं होगी। इसलिए जब भी डिगेस करना है प्रॉपरली करना है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए आपको, और ठीक तरीके से डिगेस करेंगे तो सिस्टम में एयर नहीं जाता। एयर जाने से भी आपकी पीक शेप खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं, आपका एरिया वेरिएशन कर जाता है, आपके रिजल्ट भी खराब हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज है इम्प्रॉपर सॉल्वेंट स्ट्रेंथ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है मोबाइल फेस के एंड से। आप ऐसे देखते हैं कि 250 ml आपने मिथेनॉल लेना था और आपने 150 ml वाटर लेना था, तो आपकी स्ट्रेंथ के जो रेशियो में आप गड़बड़ कर देते हैं। आप 250 की जगह 230 डाल देते हैं, 230 ले लिया, 240 ले लिया, 245 ml ले लिया। तो ये जो 5 ml या 10 ml है, ये भी बड़ा इफेक्ट कर रहा होता है आपकी मोबाइल फेस के साथ, आपकी एनालिसिस की पीक के ऊपर। तो स्ट्रेंथ इससे मोबाइल फेस की चेंज हो जाती है। अगर आपने एक सोलवेंट कम और एक सोलवेंट ज्यादा ले लिया एज पर रिकमेंडेड की जो पॉइंट्स उससे हटके, जो रिकमेंडेशन दी हुई आपको करेक्टली वही वॉल्यूम लिया करें। इससे आपकी जो स्ट्रेंथ है सॉल्वेंट की या मोबाइल फेस की वो परफेक्ट रहती है। अगर जब मोबाइल फेस की स्ट्रेंथ आप छेड़ देंगे डेफिनेटली आरटीपी शेप चेंज हो सकता है, आपका पीक शेप भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये भी बड़ा केयरफुली आपने देखना है। तो दूसरी वर्डिंग थी मोबाइल फेस के इशू से जो प्रॉब्लम आते हैं आपकी पीक शेप खराब होने के पीछे, तो ये थी। और पहला था सैंपल का इशू, दूसरा मोबाइल फेस। अब तीसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वो कॉलम के एंड से, कॉलम इशू। समटाइम्स जो पीक शेप आपको खराब होता है वो कॉलम के एंड पे आ जाते हैं। कॉलम भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, बल्कि बहुत बड़ा रोल है। डैमेज कॉलम पैकिंग, ऐसा होता है कि आपके कॉलम की लाइफ एंड हो चुकी है, उस कॉलम को आप यूज किए जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी पीक शेप सही नहीं आएगी। आप परेशान हो जाएंगे, बार बार आप करते रहेंगे और आपका ऑडिट ट्रेल भी डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन आपका पीक शेप सही नहीं आएगा, क्योंकि आपका कॉलम की हेल्थ ही खराब चुकी है, कॉलम की लाइफ डिक्रीज हो चुकी है, उसकी इम्प्रॉपर वॉशिंग ही नहीं थी, तो उसकी जो पैकिंग मटेरियल वो डैमेज हो चुका है। जब पैकिंग मटेरियल डैमेज होगा तो डेफिनेटली तो इंट्रैक्शन के लिए पैकिंग मटेरियल का बड़ा रोल है, आपके मोबाइल फेस का बड़ा रोल है, आपके सैंपल का बड़ा रोल है। तो ये तीनों चीज आप इंट्रैक्ट होकर इल्यूट होती है और पीक शेप आपके सामने आ रहा होता है। जब ये इंट्रैक्शन कम ज्यादा होती है तो पीक शेप आपको डिस्टॉर्डेंस हो सकती है, आपकी पीक शेप टेल भी कर सकती है, और पीक सिमेट्रिकल से भी हटके एसिमेट्रिक हो सकती है। तो इसीलिए ये सारा ये पोलैरिटी का फिनोमेना इनके दरमियान पैकिंग मटेरियल के साथ। तो आपका पैकिंग मटेरियल अगर डैमेज हो चुका है तो डेफिनेटली आपका पीक शेप सही नहीं आएगा। तो ये आपने चेक करना है कि कॉलम की किस कंडीशन पे आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक और बड़ी चीज है, कॉलम कंटामिनेटेड, ठीक है, या ओवरलोडेड। अगर आपका कॉलम कंटामिनेटेड है या ओवरलोड हो चुका है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप कॉलम की ठीक तरीके से वॉशिंग नहीं करते। अगर आपका कॉलम ठीक तरीके से वॉश भी नहीं है, कंटिन्यूस पे एनालिसिस हो रही है, इतने इंजेक्शंस आपने लगा दिए, ओवरलोडेड है, लेकिन आप उसको वॉश नहीं कर रहे, प्रॉपर उसको वॉशिंग का टाइम नहीं दे रहे, तो नो चांस कि आपकी पीक शेप सही आएगी, आपकी पीक ठीक आएगी। तो ये केयर करनी है आपने देखना है कि कॉलम के एंड से कि आपका कॉलम प्रॉपरली वॉश है या नहीं, कंटामिनेटेड या ओवरलोडेड तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अब तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ, वो है इंजेक्टर के एंड से। मैं आपके पैरामीटर से वो बता रहा हूँ, जो आपका इंजेक्टर ना ऑटो सैंपलर होता है, या अगर मैनुअल इंजेक्ट कर रहे हैं तो वहां से रोडाइन चेक कर रहे होते हैं। ऑटो सैंपलर की बात करते हैं, वहां पे अगर आपकी माइक्रोलीटर जो आपका वो उसकी कंसंट्रेशन भी हाई है, समटाइम ऐसा होता है कि 20 माइक्रोलीटर रखा है या 50 रखा है या 40 100 माइक्रोलीटर भी होता है। तो इस माइक्रोलीटर को अगर आपने गलत एडजस्ट किया हुआ है, अगर बहुत ज्यादा दिया हुआ है, तो उससे भी आपकी हाई कंसंट्रेशन जारी होती है। तो फिर डेफिनेटली हाई कंसंट्रेशन का फिनोमेना क्या है कि आपकी पीक शेप खराब हो सकती है, टेलिंग बढ़ सकती है, पीक ब्रॉड भी हो सकती है। तो इसीलिए वो पीक शेप खराब होने का पीछे
ये नहीं है कि एसिमेट्रिक पीक क्या होती है, या तो टेल कर सकती है, या तो ब्रॉड कर सकती है, या तो शोल्डरिंग कर सकती है, ठीक है, या तो सेंटर से ब्रैक हो सकती है। ये बहुत सारी तरह की पीक शेप खराब होती है। ये सारी पीक की डिफरेंट शेप्स जो उसके खराब होने का इंडिकेट कर रही होती है। तो अगर आपने हाई कंसंट्रेशन लगाई है इंजेक्शन वॉल्यूम का, 20 माइक्रोलीटर से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया आपने, ये 10 माइक्रोलीटर है या 5 माइक्रोलीटर है, जो रिकमेंडेड है आपको चेक करें। या फिर आपका बहुत ज़्यादा माइक्रोलीटर जा रहा है तो उसको भी आपने चेक काउंटर करना है कि हमारा माइक्रोलीटर क्या है, उसको भी कम करके भी आप पीक शेप को अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इम्प्रॉपर नीडल रिप्लेसमेंट। नीडल की जो प्लेसमेंट है आपकी, जो आउटर सेंटर की बात कर रहा हूँ, अगर वो भी अलाइन नहीं है तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है आपकी पीक शेप पे, क्योंकि प्रॉपर वॉल्यूम इंजेक्शन नहीं जा रहा होता, ठीक है। क्योंकि कभी कम ज़्यादा हो सकता है, आपका आरएसडी भी आउट कर देगा, ठीक है, आपका आरटी भी आउट सकता है, आपका रिजल्ट भी खराब हो सकते हैं, और आपका पीक तो डेफिनेटली खराब होगा अगर वो उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है। इंजेक्शन नीडल की इम्प्रॉपर नीडल है, उनकी प्लेसमेंट प्रॉपरली नहीं जा रही, ये बड़ी क्रिटिकल होती है। सिर्फ नीडल आपके ब्रेक होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये भी आप काउंटर करवा लें कि आपके क्यों एनालिसिस, अब सब कुछ ठीक कर लें, पीक शेप सही नहीं आ रहा, तो ये भी एक रोल अदा करता है आपके पीक शेप खराब होने के पीछे। इम्प्रॉपर नीडल प्लेसमेंट, इसको भी आप अपने सर्विस इंजीनियर से काउंटर करा सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, सिस्टम के एंड से एरर। समटाइम ऐसे होता है, मैंने पॉइंट क्या बताया आपको, सैंपल के एंड से, मोबाइल फेस के एंड से, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कॉलम के एंड से जो बड़ा डोमिनेंट है, उसके बाद इंजेक्टर के एंड से जो प्रॉब्लम आता है। अब तीसरा है सिस्टम के एंड से, क्योंकि सिस्टम बहुत सारे कंपोनेंट्स में इन्वॉल्व है। सिर्फ सिस्टम में कॉलम है, डिटेक्टर है, पंप है, बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स है। इसमें क्या है कि अगर सिस्टम में लीकेज आ जाए, ठीक है, सिस्टम में लीकेज है और आपको अंदाजा नहीं हो रहा, आपके सेंसर काम नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आपका पीक शेप खराब होगा और उसका अल्टीमेट रिजल्ट इफेक्ट जो आपके रिजल्ट्स पे आ रहा होता है। लीक्स आती है तो डेफिनेटली पीक का एरिया वेरी कर सकता है, या पीक टेल कर सकती है, ब्रॉड हो सकती है। तो लीकेज आप चेक करें इंटरनली, अंदर से कोई लीकेज नहीं है या स्लो लीकेज तो नहीं है, कॉलम के एंड से सामने आपको नजर आ सकती है। अगर आपके सिस्टम में लीक सेंसर काम नहीं कर रहे तो आप फिर उसको चेक करवाएं, ठीक है। और इम्प्रॉपर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन है, कॉलम का जो टेम्परेचर या रूम का टेम्परेचर है, तो उससे भी आपका आरटी भी आउट होता है, पीक भी खराब होता है, ठीक है। क्योंकि एक टेम्परेचर पे पीक आपकी शेप एलिवेट होकर यूं आ रही है और दूसरी पीक शेप पे आपका टेम्परेचर वेरी करके, तो डेफिनेटली पीक शेप में फर्क आ जाएगा, पीक के आरटी में भी फर्क आ सकता है, हो सकता है टेल भी हो जाए, क्योंकि कुछ कंपाउंड्स को खास टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, वो उस पर उनकी पीक शेप परफेक्ट आ रही होती है। अगर उससे कम टेम्परेचर दे रहे तो उनका पीक टेल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है तो इससे भी आपका पीक शेप खराब होता है, ये आपने चेक कराना है। इसमें सिस्टम के इशू के एंड से एक और पॉइंट है, पुअर कंटामिनेशन, पुअर कनेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स। जब आप सिस्टम का आपका माल फंक्शनिंग कर रहा होता है, चल तो रहा होता है, लेकिन उसमें आपको कम्युनिकेशन एरर आ रहा है और कंपोनेंट्स के आपस में रिलेशन, कंपोनेंट्स का जो कनेक्शन है वो ठीक नहीं है, तो ये भी इफेक्ट करता है आपके सिस्टम के जो एनालिसिस का जो पीक है उसको खराब होने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी। तो आपने सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनके कनेक्शन को भी चेक करना है कि वो कोई इफेक्ट तो नहीं कर रहे। तो इस तरीके से जब भी आप एचपीएलसी पे काम कर रहे हो, अगर आपका पीक शेप खराब होता है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके डेफिनेटली रिजल्ट्स पे आता है जो बार बार फेल होते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। मैं आपको सिर्फ हेडिंग के साथ दोबारा बता दूं, कॉलम सिस्टम के सैंपल इशू, यहाँ से भी आपका पीक शेप खराब हो सकता है। मोबाइल फेज इशू, इससे भी आपका पीक शेप खराब होगा। कॉलम का इशू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका पीक शेप खराब हो सकता है। इंजेक्शन पैरामीटर, जो इंजेक्शन आपको जिसमें आपका माइक्रोलीटर आता है उसको आपने चेक करना है, वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। दूसरा, सिस्टम के एंड से जो इशू होते हैं इससे भी आपका पीक शेप खराब होता है। ये 5 हेडिंग के अंदर फिर मैंने बहुत सारे आपको पॉइंट्स बताए कि वजह क्या होती है जिसकी वजह से आपका पीक शेप खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वीडियो का आप करते हैं, आई होप कि आपने वीडियो लाइक किए तो वो कंसेप्ट मिला होगा कि क्या वजह होती है आपका पीक शेप खराब होता है जिससे आपके रिजल्ट्स खराब होते हैं। तो उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था जो डेली एचपीएलसी चला रहे होते हैं, ये वो पॉइंट्स है, रूटीन के पॉइंट्स है जिसको आप निगलेक्ट करके आगे चले जाते हैं और फिर आपके रिजल्ट पे इफेक्ट आ रहा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।